अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अस्थमा के हवाले से डिटेल वीडियोस बनाई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी, उसके लिए उसकी सिम्टम्स और उसकी ड्रग ऑफ चॉइसेस के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने सेकंड पर मोंटिलुकास सोडियम और यूनिफाइलिन की भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। आज उसी के अंदर हमारे पास जो थर्ड में हम इस्तेमाल करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि टर्ब्यूटालीन है। टर्ब्यूटालीन की अगर हम पैकिंग की बात करते हैं तो ये सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है और साथ में टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले हम टर्ब्यूटालीन सल्फेट के हवाले से बात करेंगे कि टर्ब्यूटालीन सल्फेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। टर्ब्यूटालीन सल्फेट आपकी जो है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करती है। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या काम करते हैं? ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। स्मूथ मसल को रिलैक्स करके जो आपकी लंग का एयर पैसेज वे है उसके अंदर से ब्रीथिंग करना आसान कर देते हैं। इसके बाद सेकंड पर हम इसकी इंडिकेशन की बात करेंगे। इंडिकेशन में सबसे पहली इसकी इंडिकेशन जो है वो अस्थमा है। सेकंड में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर भी इसको ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे लिया जाता है। इसके बाद एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एम्फाइसीमा क्या है कि आपकी अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है या वायरल इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से आपका जो एयर पैसेज वे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने की वजह से जो पेशेंट है उसको वीजिंग की साउंड, यानी कि उसको जब वो सांस लेता है तो उसके अंदर से हल्की सी आवाज़ की आवाज़ आती है। इसके बाद हम इसकी डोजेज फॉर्म की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये सिरप की फॉर्म में है। सिरप इसकी 0.3 mg पर 5 ml है और जो इसकी टैबलेट है वो 2.5 mg में है। इसके बाद हम इसकी डोजेस की बात करेंगे कि किस किस एज में किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी जो डोज है वो 6 ईयर से कम के बच्चों के लिए अवॉइड की जाती है, प्रिकॉशनरी मेजर में कम से कम इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी अडल्ट डोज देखते हैं तो अडल्ट में इसकी जो है टैबलेट फॉर्म 2.5 mg जो है वो इस्तेमाल होती है, जो कि ट्वाइस डेली इस्तेमाल होती है। इसके बाद सिरप जो है एडजंक्ट थेरापी में इसमें अस्थमा में भी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी, एम्फाइसीमा की कंडीशन के अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे एडजंक्ट थेरापी के तौर पे यूनिफाइलिन, थियोफाइलिन और आपके पास जो मोंटिलुकास सोडियम है उसके साथ इस्तेमाल होता है। सेकेंडली ये आपकी सिर्फ इस अस्थमा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जैसे हमारे पास सीजनल एलर्जी हो जाती है या आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसके अंदर भी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सिम्टम है उसको ख़त्म करने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसकी अगर हम कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो इसके हवाले से थोड़ी सी कंट्राइंडिकेशन डिटेल से मिलती हैं। पहली तो हाइपर सेंसिटिविटी इसकी मिलती है। हाइपर सेंसिटिविटी इन सेंस है कि अगर किसी भी पेशेंट को इस साल्ट से कोई इशू होगा तो वो हाइपर सेंसिटिव होगा, तो उसको इससे अवॉइड करना होगा। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इसीलिए जो बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें इसको कंट्राइंडिकेट किया जाता है, क्योंकि ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और वो एंटागोनिस्ट हैं। तो आपकी यहाँ पर कंपिटेटिव एंटागोनिज्म का कंसेप्ट आता है, इसी वजह से जो आपके उन पेशेंट में इसको नहीं लिया जाता। सेकेंडली जो आपके डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें भी इसको अवॉइड किया जाता है। वो इंशाल्लाह एक डायबिटीज़ के ऊपर जो डिटेल वीडियो बनेगी उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है हाइपरग्लाइसीमिक कंसेप्ट, उसमें भी ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा थियोफाइलिन या फिर आपका जो यूनिफाइलिन है उसके अंदर इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर इसको उसके साथ इकट्ठा एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो ये हाइपोकैलीमिया एक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो पोटाशियम का लेवल है उसको कम ये कर देती है, इसी वजह से इसको उनके साथ अवॉइड कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके एडवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके एडवर्स रिएक्शन जिस तरह बाकी तमाम के होते हैं इसके भी मौजूद हैं। वो माइल्ड है, इसी वजह से उनको इतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जाता, और सेकेंडली उन माइल्ड होने की वजह से उसकी बेस के ऊपर हम जो है इस चीज़ को अवॉइड भी नहीं करते, यानी कि एडवर्स इफेक्ट की वजह से। इसके बाद हमारे पास इसकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की दो कंडीशन आ जाती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन बाद के भी ट्राइमेस्टर्स के अंदर इसको अवॉइड किया जाता है। अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो स्टडी है वो एनिमल्स के ऊपर है, वहाँ
वहाँ पर स्टडी में ये पता चलता है ये ट्रेटोजेनिक नहीं है, यानी कि किसी किस्म का ये ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट नहीं शो करती, लेकिन क्योंकि ह्यूमन के ऊपर इसकी स्टडी इतनी डिटेल से नहीं है इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। लैक्टेटिंग मदर में इसको कंट्राइंडिकेट किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये आपके पास ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आ जाती है। और जो ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि ये जो चिल्ड्रन है लेस देन 6 एज, उनमें इसको अवॉइड किया जाता है। इसी के साथ आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम डिटेल से क्यूबिरान यानी कि थियोफाइलिन के हवाले से, जो कि इसी क्लास के अंदर बिलोंग करती है, यानी क्लास इन अ सेंस के अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट होगी, काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।